अश्वगढ़ के सम्राट विक्रम अपने दरबार में चिंतित बैठे थे। उनकी दृष्टि जा चुकी थी और सभी वैद्य उपचार करने में असमर्थ थे। उनके तीनों पुत्र आर्यन, युवराज और अर्जुन चिंता से उनके पास खड़े थे। राजा विक्रम ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और भारी स्वर में कहा, क्या राज्य में कोई ऐसा वैद्य नहीं जो मेरी इस बीमारी का इलाज कर सके? क्या मेरे जीवन के अंतिम दिन अंधकार में ही कटेंगे? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी वैद्य सिर झुकाए खड़े थे। तभी एक वृद्ध वैद्य आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हमने हर संभव उपाय किया, लेकिन यह रोग साधारण नहीं लगता। हमें किसी ज्योतिषी से परामर्श लेना चाहिए। संभवतः वे कोई समाधान बता सकें। राजा विक्रम ने हामी भरी और तुरंत राज्य भर के प्रसिद्ध ज्योतिषियों को बुलवाया गया, लेकिन घंटों की मंत्रणा के बाद भी कोई उपाय नहीं निकला। तभी दरबार के द्वार से एक अनजान तांत्रिक प्रवेश करता है। उसके सफेद बाल, झुर्रियों वाला चेहरा और चमकती आंखें सभी का ध्यान आकर्षित करती हैं। दरबार में हलचल मच जाती है। तांत्रिक गहरी आवाज में कहता है, राजन, आपकी पीड़ा का समाधान मेरे पास है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। राजा विक्रम उत्सुकता से पूछते हैं, यदि कोई उपाय है तो तुरंत बताओ। मेरा जीवन अंधकार में डूब चुका है। तांत्रिक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, महाराज, आपकी दृष्टि लौट सकती है, लेकिन इसके लिए एक विशेष जल की आवश्यकता होगी। वह जल केवल नींद की रानी के नगर में स्थित जादुई कुएं से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह सुनकर दरबार में हलचल मच जाती है। युवराज संशय में पूछते हैं, नींद की रानी का नगर? ऐसा कोई स्थान हमने पहले कभी नहीं सुना। अर्जुन भी सोचकर कहता है, क्या यह कोई मिथक नहीं? अगर यह स्थान अस्तित्व में होता तो हमें अवश्य पता चलता। राजा विक्रम भी चिंतित हो जाते हैं और तांत्रिक से पूछते हैं, क्या तुम हमें इस नगर का पता बता सकते हो? तांत्रिक मुस्कुराता है, फिर बिना कोई उत्तर दिए पल भर में गायब हो जाता है। सभी लोग हतप्रभ रह जाते हैं। तभी आर्यन आगे बढ़ता है और दृढ़ स्वर में कहता है, पिताजी, मैं इस नगर को खोजने के लिए यात्रा पर निकलूंगा। चाहे जितना भी कठिन सफर हो, मैं जादुई जल लेकर लौटूंगा और आपकी दृष्टि वापस लाने का हर संभव प्रयास करूंगा। राजा विक्रम अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, पुत्र, यह यात्रा केवल मेरी दृष्टि के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा भी होगी। सतर्क रहना और अपने हृदय की सुनना। युवराज कहता है, भैया, क्या तुम सच में यह जोखिम उठाना चाहते हो? हम किसी और उपाय पर विचार कर सकते हैं। आर्यन मुस्कुराकर उत्तर देता है, अगर हम बैठे रहेंगे तो कोई उपाय नहीं मिलेगा। हमें अपने भाग्य को खुद बनाना होगा। राजा विक्रम ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को आदेश दिया कि आर्यन की यात्रा के लिए एक भव्य जहाज तैयार किया जाए और उसे सभी आवश्यक वस्तुएं दी जाए। अगले दिन सूर्योदय से पहले आर्यन अपनी यात्रा के लिए तैयार होता है। बंदरगाह पर उसका जहाज लंगर डाले खड़ा होता है। सेना के कुछ सैनिक और कुछ विश्वसनीय साथी उसके साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। जहाज की पतवार घूमती है। तेज हवा के झोंकों के साथ जहाज समुद्र में आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग आर्यन को विदा देते हैं और उसकी साहसिक यात्रा आरंभ होती है। आर्यन का जहाज समुद्र की विशाल लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। सूरज की किरणें समुद्र पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। हवा में ताजगी थी और उसके साथ चल रहे नाविकों के चेहरे पर भी आत्मविश्वास झलक रहा था। अचानक एक नाविक ने ऊंची आवाज में कहा, राजकुमार, आर्यन, आगे एक द्वीप दिखाई दे रहा है। यह द्वीप अद्भुत लग रहा है। आर्यन ने दृष्टि उठाकर देखा। सामने एक सुंदर द्वीप था जिसकी रेत सोने जैसी चमक रही थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे और पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रही थी। आर्यन आश्चर्य से बोला, यह कितना सुंदर स्थान है। क्या हमने कभी इस द्वीप के बारे में सुना था? नाविक ने उत्तर दिया, नहीं राजकुमार, यह स्थान किसी भी नक्शे में दर्ज नहीं है। आर्यन की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तुरंत आदेश दिया, हम इस द्वीप पर रुकेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि यहां कौन रहता है। जैसे ही जहाज किनारे पर पहुंचा, आर्यन अपने सैनिकों के साथ द्वीप पर उतरा। वहां की हवा में एक विचित्र मिठास थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और पानी के झरने बह रहे थे। तभी उसने देखा एक सुंदर युवती। वह राजकुमारी जैसी प्रतीत हो रही थी।
उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं और उसके केश काले बादलों की तरह लहराते थे। वह एक जल प्रपात के पास खड़ी थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आर्यन को लगा कि समय थम गया है। उसने मंत्र मुग्ध होकर पूछा, कौन हो तुम सुंदरी? युवती मुस्कुराई और धीरे धीरे उसके पास आई। उसने कोमल स्वर में कहा, मैं इस स्वर्ण द्वीप की राजकुमारी अनन्या हूं। बहुत वर्षों से मैं यहां अकेली हूं और आज पहली बार कोई बाहरी व्यक्ति यहां आया है। तुम कौन हो? आर्यन ने गर्व से उत्तर दिया, मैं अश्वगढ़ के राजा विक्रम का पुत्र आर्यन हूं। मैं एक महत्वपूर्ण यात्रा पर निकला हूं। लेकिन राजकुमारी अनन्या ने मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, आर्यन, मैं तुम्हें अपने महल में आमंत्रित करती हूं। वहां चलो, मैं तुम्हें अपने राज्य के बारे में बताऊंगी। आर्यन उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसके साथ चल पड़ा। द्वीप के भीतर एक विशाल महल था जो सोने से बना प्रतीत होता था। वहां हर चीज भव्य थी। दीवारों पर बहुमूल्य रत्न जड़े थे, फव्वारे सुगंधित जल बरसा रहे थे और संगीत की धुन वातावरण में गूंज रही थी। आर्यन वहां रुकने के लिए तैयार हो गया। उसने स्वयं से कहा, क्या यह कोई स्वप्न है या मैं वास्तव में स्वर्ग में हूं? अनन्या ने आर्यन के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया। स्वादिष्ट भोजन, मधुर संगीत और उसकी मोहक मुस्कान ने आर्यन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। समय बीतता गया, दिन हफ्तों में बदल गए और आर्यन धीरे धीरे अपनी यात्रा के उद्देश्य को भूलने लगा। एक दिन अनन्या ने मुस्कुराकर पूछा, आर्यन, तुम यहां क्यों आए थे? आर्यन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे अब कुछ याद नहीं, बस इतना जानता हूं कि तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके सैनिक और नाविक उसका इंतजार कर रहे थे। समय बीतने के साथ नाविकों को चिंता होने लगी। एक नाविक बोला, हम बहुत दिनों से यहां हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे नाविक ने कहा, पर राजकुमार कहीं खो गए हैं, क्या करें? उनके पास अधिक समय नहीं था। जब आर्यन लौटने में असमर्थ दिखा तो जहाज ने बिना उसके ही द्वीप छोड़ दिया। आर्यन, जो अब पूरी तरह से अनन्या के प्रेम में खो चुका था, को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यात्रा बीच में ही समाप्त हो रही थी। जब कई महीने बीत गए और आर्यन की कोई खबर नहीं आई तो राजमहल में चिंता फैल गई। राजा विक्रम का स्वास्थ्य और बिगड़ने लगा। एक दिन उनके दूसरे पुत्र युवराज ने सभा में घोषणा की, पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं इस यात्रा पर जाऊंगा। मैं न केवल आपके लिए जादुई जल लाऊंगा बल्कि आर्यन भैया को भी वापस ले आऊंगा। राजा विक्रम ने भारी मन से अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और युवराज अपने जहाज पर यात्रा के लिए निकल पड़ा। युवराज का जहाज भी उसी दिशा में बढ़ा जिस ओर आर्यन गया था। कुछ ही दिनों में जहाज एक चमकते हुए स्वर्ण द्वीप के पास पहुंचा। नाविक चौंक कर बोला, राजकुमार युवराज, हम एक अद्भुत द्वीप के पास हैं, यह सोने की तरह चमक रहा है। युवराज ने ध्यान से देखा। द्वीप सचमुच अविश्वसनीय था। वह किनारे पर उतरा और सैनिकों को साथ लेकर द्वीप की ओर बढ़ा। युवराज आश्चर्य से बोला, यह स्थान इतना सुंदर क्यों है? क्या यहां कोई जादू है? वह जंगल की ओर बढ़ा जहां मधुर संगीत गूंज रहा था। तभी उसने देखा, सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। वह स्वर्ण वस्त्रों में लिपटी थी और उसकी आंखें गहरी रहस्यमयी थीं। युवराज मन ही मन सोचने लगा, क्या यह कोई अप्सरा है? वह स्त्री मुस्कुराई और धीरे धीरे आगे आई। उसने कोमल स्वर में पूछा, स्वागत है अजनबी, तुम कौन हो? युवराज ने शिष्टता से उत्तर दिया, मैं युवराज हूं, अश्वगढ़ के राजा विक्रम का पुत्र। मैं अपने पिता के इलाज के लिए एक जादुई जल की खोज में निकला हूं। स्त्री ने एक मोहक मुस्कान दी और बोली, ओह, तुम बहुत बहादुर लगते हो युवराज, लेकिन यात्रा से पहले विश्राम कर लो। मैं स्वर्ण द्वीप की राजकुमारी रत्न प्रभा हूं, आओ मेरे महल में चलो। रत्न प्रभा उसे अपने महल में ले गई। महल स्वर्ण और मणियों से जड़ा हुआ था। वहां के झरने सुगंधित जल बहा रहे थे और संगीत की धुन हर दिशा में गूंज रही थी। युवराज आश्चर्य से बोला, यह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं। रत्न प्रभा ने एक सोने का प्याला बढ़ाया और मुस्कुराकर कहा, पियो, यह अमृत तुम्हारी थकान मिटा देगा। युवराज ने पी लिया। जैसे ही उसने वह पेय ग्रहण किया, उसे लगा जैसे उसके सारे विचार धुंधले हो रहे हैं। उसके हृदय में एक अजीब सी शांति फैल गई। युवराज मंद स्वर में बुदबुदाया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहां सदा से हूं?
रत्नप्रभा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा घर है युवराज। धीरे धीरे युवराज भी अपने असली लक्ष्य को भूलने लगा। नाविकों को जब युवराज की चिंता हुई तो उन्होंने महल तक जाने की कोशिश की, लेकिन द्वीप पर एक अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। पहला नाविक घबराकर बोला, हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते। अगर राजकुमार लौटने में देर करेंगे तो हम भी इस द्वीप के वशीभूत हो जाएंगे। दूसरा नाविक चिंता में डूबकर बोला, हमें जाना होगा, लेकिन राजा को क्या बताएंगे। हार कर वे युवराज को वहीं छोड़कर वापस अश्वगढ़ लौट गए। जब जहाज अश्वगढ़ पहुंचा और युवराज के भी लापता होने की खबर आई तो पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। महल में सभी निराश थे, लेकिन तभी सबसे छोटे राजकुमार अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए जादुई जल अवश्य लाऊंगा और अपने दोनों भाइयों को भी वापस लाऊंगा। राजा विक्रम ने कांपते हुए हाथों से अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। अर्जुन, तुम मेरी अंतिम आशा हो। मेरी दृष्टि चली गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्रों को फिर से देख सकूं। अपने भाइयों को बचाने के लिए जो भी करना पड़े करना। अर्जुन ने प्रण लिया और अपने जहाज पर सवार हो गया। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन का जहाज भी उसी स्वर्ण द्वीप के पास पहुंचा जहां उसके भाई विलासिता में फंसे थे। नाविक ने सतर्कता से कहा, राजकुमार, हमें सतर्क रहना होगा। यह द्वीप जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। अर्जुन ने द्वीप की ओर देखा। यह सच में स्वर्ण जैसा चमक रहा था। किनारे पर पैर रखते ही उसे एक विचित्र अनुभूति हुई, मानो किसी जादू का प्रभाव हो। वह धीरे धीरे महल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने अपने दोनों भाइयों आर्यन और युवराज को विलासिता में डूबे देखा। वे महंगे वस्त्र पहने हुए थे, रत्न जड़ित सिंहासनों पर बैठे थे और संगीत, नृत्य और उत्सव में मग्न थे। अर्जुन ने सीधा आगे बढ़कर आवाज लगाई, भाइयों, आप लोग क्या कर रहे हैं? पिताजी की दृष्टि चली गई है। वे मृत्यु शैया पर हैं और आप यहां ऐशो आराम में मग्न हैं। आर्यन और युवराज एक पल के लिए चौंक गए। उन्होंने अर्जुन को देखा, लेकिन फिर हंस पड़े। आर्यन मुस्कुराकर बोला, अरे अर्जुन, तुम यहां कैसे? आओ आओ, यह स्वर्ग है। यहां जीवन में कोई दुख नहीं है। चिंता छोड़ो, हमारे साथ रहो। युवराज ने मंद स्वर में कहा, हां छोटे भाई, तुम्हें जादू का जल नहीं चाहिए। यहां का जल पी लो, फिर देखना सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। अर्जुन को यह सुनकर क्रोध आया। क्या आप दोनों भूल चुके हैं कि हम राजा विक्रम के पुत्र हैं? हमारी मांग सिर्फ विलासिता नहीं बल्कि कर्तव्य है। क्या आप भूल गए कि पिताजी हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? तभी एक मोहक हंसी गूंजी। रत्नप्रभा मुस्कुराती हुई आगे आई। ओह, तो यह तीसरा भाई आया है। कितना दृढ़ निश्चयी लगता है। अर्जुन ने देखा कि रत्नप्रभा की आंखें गहरी और सम्मोहक थीं। उसकी मुस्कान किसी माया जाल से कम नहीं थी। रत्नप्रभा ने मधुर स्वर में कहा, अर्जुन, तुम्हारे भाइयों को कभी किसी ने बाध्य नहीं किया। वे अपनी इच्छा से यहाँ रुके हैं। अगर वे जाना चाहते तो चले जाते। अर्जुन ने अपने भाइयों की ओर देखा। भाइयों, क्या यह सच है? क्या आप अपनी इच्छा से यहाँ रहना चाहते हैं? आर्यन और युवराज कुछ कहने ही वाले थे कि रत्नप्रभा ने अपनी चमत्कारी शक्ति से वातावरण को और अधिक मोहक बना दिया। संगीत की धुन तेज हो गई, हवा में एक मीठी गंध फैल गई और भाई फिर से धीरे धीरे उसी मदहोशी में खोने लगे। अर्जुन क्रोधित होकर बोला, नहीं, तुम लोग इस जादू के प्रभाव में हो। इस द्वीप की शक्ति ने तुम्हें बंधन में बांध रखा है। अर्जुन ने एक युक्ति सोची। उसने अपनी तलवार निकाली और पास के एक पेड़ की डाल पर वार किया। जैसे ही तलवार से शाखा कटी, एक विचित्र सी कंपन पूरे द्वीप में फैल गई। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, भाइयों, अगर तुम यहां अपनी इच्छा से हो तो मेरी आंखों में देखो और कहो कि तुम सच में जाना नहीं चाहते। आर्यन और युवराज ने अर्जुन की आंखों में देखा। वहां प्रेम था, करुणा थी, लेकिन सबसे अधिक कर्तव्य के प्रति सच्ची निष्ठा थी। उनके मन में एक हलचल हुई। वे अपनी पुरानी यादों में खोने लगे। अपने पिता के प्रति उनका प्रेम, अपनी मां की दी हुई सीख और अपने राज्य की जिम्मेदारी। आर्यन हैरानी से बोला, हम तो यहां क्यों हैं? रत्नप्रभा ने यह देखकर क्रोध से आंखें लाल कर ली। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने पास के झरने से पानी लिया और अपने भाइयों पर छिड़का।
जैसे ही पानी उनके चेहरे पर पड़ा, दोनों भाइयों की आंखों से एक चमक निकली और वे अचानक जाग गए, मानो किसी लंबी नींद से बाहर आए हों। युवराज चौंक कर बोला, यह क्या था? आर्यन आश्चर्य से बोला, हम इतने समय तक यहाँ क्यों रहे? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों जाग चुके हो, अब हमें यहां से निकलना होगा। रत्नप्रभा ने गुस्से में मुठियाओं भींच ली, तुम लोग इतनी आसानी से नहीं जा सकते। लेकिन अब आर्यन और युवराज पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। आर्यन मजबूती से बोला, नहीं रत्नप्रभा, तुमने हमें भ्रम में रखा, लेकिन अब हम अपने सच्चे कर्तव्य को समझ चुके हैं। युवराज ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, हमें अपने पिता को बचाना है। अर्जुन ने अपने भाइयों को स्वर्ण द्वीप के जादू से मुक्त किया और उन्हें जहाज पर बैठाकर राज्य की ओर भेज दिया। अब वह अकेले ही आगे बढ़ा। दिन और रात का पता नहीं चल रहा था। समुद्र में अजीबोगरीब धुंध छाई थी। अचानक जहाज एक रहस्यमय टापू के किनारे आकर ठहरा। जैसे ही अर्जुन टापू के अंदर बढ़ा, उसने देखा कि चारों ओर परछाइयां घूम रही थीं। ये परछाइयां उन लोगों की थीं जो यहां आकर कभी लौट नहीं पाए। वे सब अपनी दुखद कहानियां दोहरा रहे थे। हमने कोशिश की लेकिन हार गए, ये जगह हमें निगल गई। गांव में हर जगह लोग खड़े थे, लेकिन वे लोग नहीं, पत्थर की मूर्तियां थीं। स्त्री एक बर्तन उठाए खड़ी थी तो कोई वृद्ध किसी बच्चे का हाथ पकड़े हुए था। बच्चे खेलते खेलते ही पत्थर के बन गए थे और दुकानदार अपने ग्राहकों को कुछ पकड़ा रहे थे, लेकिन वे सभी जड़ थे। उनकी आंखों में जीवन का कोई संकेत नहीं था, मानो कोई जादू उन्हें अचानक रोक कर पत्थर का बना गया हो। अर्जुन ने एक पत्थर बनी स्त्री के चेहरे को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर भय और करुणा का भाव जड़ा हुआ था, जैसे अंतिम क्षण में उसे एहसास हुआ हो कि वह किसी शाप का शिकार हो रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, ये किसका श्राप हो सकता है? क्या यह जादूगर का काम है या सोती हुई रानी का रहस्य? अब अर्जुन को समझ आ गया था कि उसे किसकी तलाश करनी है। वह तेजी से महल की ओर बढ़ा। महल विशाल और सुनसान था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सिंहासन पर एक सुंदर युवती सोई हुई थी। यह वही थी, नींद की रानी। परंतु अर्जुन का ध्यान तुरंत ही कुएं पर गया जो सिंहासन के पास था। यही वह जादुई कुआं है जिसका जल पिताजी की दृष्टि लौटा सकता है, उसने मन में सोचा। अर्जुन कुएं के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने कुएं की ओर कदम बढ़ाया, उसकी नजर पास रखी एक सोने की थाली पर पड़ी। उसमें एक चमकदार सेब रखा था। अर्जुन ने सोचा, इतना सुंदर सेब, क्या यह भी किसी जादू का हिस्सा है? भूख और थकान के कारण बिना ज्यादा सोचे समझे उसने सेब उठा लिया और एक टुकड़ा खा लिया। जैसे ही सेब उसके मुंह में गया, उसे एक झटका सा महसूस हुआ। मुझे क्या हो रहा है? मेरी आंखें, मेरी दृष्टि। अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह पूरी तरह अंधा हो चुका था। अर्जुन लड़खड़ाने लगा। कुएं की ओर बढ़ते हुए उसका संतुलन बिगड़ गया और वह कुएं में गिर पड़ा। जैसे ही उसका हाथ कुएं के जल से छुआ, एक चमत्कार हुआ। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी फैल गई और वह फिर से देखने लगा। मेरी दृष्टि लौट आई। इसका मतलब यही जल पिताजी के लिए अमृत समान है। अब उसे सब समझ आ चुका था। शापित सेब, जो कोई भी इसे खाता वह अपनी दृष्टि खो देता। जादुई कुआं, इसका जल दृष्टिहीनता को ठीक कर सकता था। अर्जुन ने जादुई कुएं का जल एक चांदी के पात्र में भरा और जाते जाते शापित सेब भी अपने साथ ले लिया। उसने एक बार नींद की रानी की ओर देखा, जो अब भी गहरी नींद में था। एक क्षण के लिए वह रुका और सोचने लगा कि क्या उसे जगाना चाहिए, लेकिन उसे अपने पिता की याद आई और उसने निर्णय ले लिया कि पहले उन्हें ठीक करना आना आवश्यक है। वह तेजी से महल से बाहर निकला और अपने जहाज की ओर बढ़ा। महल पहुंचने पर अर्जुन ने राजा विक्रम के समक्ष वह पात्र रखा जिसमें जादुई जल था। उसने धीरे से जल की कुछ बूंदें उनके नेत्रों पर छिड़की। कुछ क्षणों तक शांति रही, फिर अचानक उनकी आंखों में प्रकाश फैल गया। राजा विक्रम ने आश्चर्य से घोषणा की कि उनका अंधकार मिट गया और वे फिर से देख सकते हैं। राजमहल में हर्ष ध्वनि गूंज उठी और पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा विक्रम ने अपने तीनों पुत्रों को गौरव से देखा, लेकिन विशेष रूप से अर्जुन की ओर देखा, जो सिर झुकाए खड़ा था। उन्होंने सभी के सामने घोषणा की कि अर्जुन ही उनके उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया था।
जब राजा विक्रम ने वह शापित सेब देखा तो उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलवाया। ज्योतिषी ने बताया कि यह कोई साधारण सेब नहीं बल्कि नींद की रानी के शाप का कारण हो सकता है। अर्जुन को याद आया कि जब उसने सेब खाया था तो उसकी दृष्टि चली गई थी। उसे संदेह हुआ कि शायद नींद की रानी भी इसी शाप से ग्रसित थी। राजा विक्रम ने कहा कि अर्जुन को दोबारा उस नगर में जाना होगा ताकि वहां का शाप भी समाप्त किया जा सके। अर्जुन जानता था कि कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। नींद की रानी अब भी सोई हुई थी और शापित नगर अब भी पत्थर बना था। क्या अर्जुन दोबारा यात्रा करेगा? अर्जुन दोबारा उस शापित नगर में जाएगा? क्या वह नींद की रानी को जगा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रामयुग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां मिलती रहे।